हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है प्रोडक्शन फंक्शन। इस वीडियो के अंदर आई डिस्कस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस या फेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लॉ एंड प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि कॉप डॉगलस फंक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक आध क्वेश्चन लास्ट के 2 ईयर में एक एक क्वेश्चन आया है उस पर्टिकुलर टॉपिक से। और जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये फेजेस में से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास होता है रिटर्न्स टू स्केल, वो और कॉप डॉगलस फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम अपना जो भी बेसिक पार्ट है, जो भी हमारे बेसिक्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर होंगे हमारे, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके। सो और ये सिर्फ अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा। उसके अंदर भी ये टॉपिक है आपका। तो मतलब एक टाइप से ना फ्यूचर का भी आपके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए बेसिक्स जो क्लियर होने आपके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन है क्या? प्रोडक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मार्क दिस वर्ड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एज इट एनहांसेस द यूटिलिटी। तो ये एक नेक्स्ट फीचर हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ द प्रोडक्ट बाय चेंजिंग इट इन द फॉर्म नीड बाय द कंज्यूमर। तो ये क्या कहना चाह रहा है आपसे कि प्रोडक्शन क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो मतलब कि जब भी आप कुछ प्रोडक्शन करोगे, तो वहां से आप, अगर आपको पैसा मिल रहा है या आप पैसा दे रहे हो, इन दैट केस ओनली ये जो प्रोडक्शन है हम वहाँ की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम नॉर्मल टर्म्स में देखें, जैसे एक लेमैन लैंग्वेज में हम बात करें, तो प्रोडक्शन क्या होता है? अगर किसी आप नॉर्मल इंसान से पूछोगे जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, उससे पूछोगे आपकी भाई प्रोडक्शन क्या है, तो वो आपको सीधी सी बात बोल देगा, भाई कुछ प्रोड्यूस करना इज प्रोडक्शन। पर हम एज इकोनॉमिस्ट अगर हम देखें, तो प्रोडक्शन सिर्फ इतना सा टर्म नहीं है कि हमने कुछ प्रोड्यूस कर दिया और वो प्रोडक्शन हो गया। ये एक वाइडर टर्म है या फिर एक ब्रॉडर टर्म है। तो यहाँ पे आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके लिए आप एक एग्जांपल ले लो कि सपोज आपकी मम्मी आपके लिए पराठे बनाती है। ओके। तो वो क्या कर रही है, वीट था, ठीक है, वीट को उन्होंने पराठे में कन्वर्ट किया। ओके। तो यहाँ पे दो चीजें तो हुई। क्या दो चीजें हुई? यहाँ पे जो आटा था उसकी यूटिलिटी को हमने एनहेंस किया, क्योंकि सिंपल आटा हम नहीं खा सकते थे, हमने उसको अच्छे से जो भी चीजें करके, कुछ सब्जी वब्जी मिक्स करके जो भी किया, उसके बाद हमने उसका पराठा बनाया, तो यूटिलिटी को एनहेंस किया। और जैसे आपको खाना था, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर्म नीड बाय द कस्टमर, तो जैसे आपको पसंद था उस तरीके से वो पराठा बना। पर यहाँ पे एक चीज लैक कर रही है। यहाँ पर क्या आप अपनी मम्मी को पैसे दोगे वो पराठा खिलाने के लिए? आप उनको पैसे नहीं दोगे। उसी की जगह अगर आप ये पराठा जाके किसी रेस्टोरेंट में खाते या किसी ढाबे पे जाके खाते, वहां पर आप पैसे दे के आते, तो वहां पर वो एक प्रोडक्शन कहलाया जाता। बट जो आपकी मम्मी ने आपको घर पे पराठा बना के खिलाया, वो इकोनॉमिक टर्म्स में वो प्रोडक्शन नहीं है। तो इस समय क्या पता चलता है कि सबसे पहले प्रोडक्शन जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यूटिलिटी इन्हांस करती है प्रोडक्ट की, और ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी आपका गुड्स है ना उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है ऐसे फॉर्म में जिसमें कि कंज्यूमर को जो फॉर्म में ज़रूरत थी उस तरीके से उसको करता है। तो अगर हम बात करें एक इकोनॉमिस्ट की, तो इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि इट रेफर्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। अब इनपुट क्या होता है हमारे पास कि जो जो चीजें एक प्रोड्यूसर है वो लगा रहा है कुछ एक नई चीज बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है हमने शू का।
तो जब आप शू मैन्युफैक्चर करते हो, तो शू मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपको लेदर की ज़रूरत पड़ती है, आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, आपको अपने स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे जो भी डिज़ाइन वगैरह करते हैं शूज़ को, तो उसमें स्किल्स चाहिए। आपको रॉ मटेरियल चाहिए, क्लॉथ की ज़रूरत पड़ती है, हील बनाने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ होता होगा, उसके बाद जो यहाँ पे ये होल्स रहते हैं, उसको बनाने के लिए कुछ मटेरियल यूज़ होता होगा, तो काफ़ी सारा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ। कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पैसा लगाना पड़ेगा। नाउ लैंड की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो भी जहाँ पर भी आप शू मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप हवा में तो शू मैन्युफैक्चर नहीं करोगे। एक पर्टिकुलर कोई लैंड होगा, कोई प्लांट होगा, कोई जगह होगी, वहाँ पर जाके आप अपने शू मैन्युफैक्चर करोगे, तो आपको लैंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो शू था आपका, एट द एंड वो क्या है? आपका आउटपुट, और ये बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, ये हैं आपके पास आपके इनपुट्स। ओके, एंड ये हो गया आपके पास आउटपुट। तो आपने क्या किया, किसी के स्किल्स को, लेदर को, लेबर को आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपने यूटिलिटी एनहांस कर दी एक लेदर की, और उसको आपने एक शू बना दिया, या फिर आपने उसका कोई बैग बना दिया, बेल्ट बना दी, जिस तरीके से आपको जरूरत थी उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया प्रोडक्ट को। ओके, सो अब इसके बाद आता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन? क्या होता है? वो एक एक्सप्रेशन होता है जो कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ गुड। ओके, तो जितना भी, सबसे पहला क्या है कि टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। ओके, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या करता है? टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन जो जो भी फिजिकल इनपुट्स आपने यूज किए हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और आउटपुट के बीच में। तो बेसिकली इस तरीके से आप कह सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर कोई आउटपुट या फिर बनाने के लिए कितने इनपुट्स की ज़रूरत आपको पड़ेगी। एक तो ये तरीका हो सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हो कि मैक्सिमम इतना आउटपुट बनाने के लिए कितना आपने इनपुट को यूज़ किया है। तो ये कुछ इस तरीके से हो सकता है, ओ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ I1 I2 I3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये जो आई है ये डिनोट करता है आपके इनपुट्स को। एफ इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप एंड ओ एक्स इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ द कमोडिटी। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं। तो सपोज यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से दे रखा है कि ओ शू इज इक्वल टू एफ एल के। तो यहाँ पे एल क्या हो जाएगा आपके पास? लेबर। के हो जाएगा आपके पास कैपिटल। ओके, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या डिफाइन करेगा यहाँ पे कि मैक्सिमम शूज which can be produced with the given capital and labor inputs। ठीक है, तो ये इनपुट, ये दोनों इनपुट यूज करके आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शू मैन्युफैक्चर करते हो, वो ये फंक्शन आपको बताएगा। तो सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 237L एंड 2K। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप 7 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करोगे एंड 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करोगे, तब आपके मैक्सिमम 230 यूनिट्स ऑफ शू प्रोड्यूस होंगे या फिर मैन्युफैक्चर होंगे। ओके, नाउ कुछ और भी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन आपको दो चीज़ें बता सकता है। ठीक है, क्या बता सकता है? सबसे पहला चीज़, या तो वो ये बता देगा कि भाई मैक्सिमम आउटपुट आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हो गिवन इनपुट में। ओके, या फिर वो आपको ये बता सकता है कि जो भी आपको इनपुट्स गिवन है उससे आप कितनी चीज़ें बना सकते हो, या जो भी आपने आउटपुट बनाया है उसको बनाने के लिए कितने इनपुट्स आपने यूज किए हैं। जैसे पिछले वाले केस में 230 पेयर ऑफ शूज बनाने के लिए हमने 7 यूनिट्स ऑफ लेबर को यूज किया था और 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उन्होंने बता दिया कि भाई जब आप 7 लेबर यूज करोगे, 7 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज करोगे, 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज करोगे, तो मैक्सिमम 230 पेयर ऑफ शूज आप प्रोड्यूस कर सकते हो। उसके बाद जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो एक टेक्निकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। ओके, तो यहाँ पर वो यूनिट्स में बताएगा कि भाई कितना यूनिट्स यूज कर रहे हो क्या चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे कि मैंने बोला 7 यूनिट्स ऑफ लेबर, यहाँ पे कोई इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं है। आप पैसों में नहीं बताओगे कि भाई आपने 200 रुपये का ये सामान यूज किया था इतने शूज बनाने में, या फिर 200 रुपये आपने यूज किए
टू 400 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाने के लिए। इस तरीके से नहीं है ये। यहाँ पे क्या है, टेक्निकल रिलेशनशिप बता रहा है, मतलब वो बताएगा कि भाई आपने 7 यूनिट्स ऑफ लेबर को यूज़ किया या फिर आपने 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ किया, ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है वो एक टेक्निकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। ओके, उसके बाद हम जब इस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्शन फंक्शन जब भी अ, एक गिवन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन में हम जब भी करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छी होती जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका आउटपुट भी अच्छा होता रहेगा विद द सेम यूनिट्स ऑफ इनपुट। फिजिकल इनपुट वही रहेंगे, पर अब क्या है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी होगी। तो अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आपकी टेक्नोलॉजी डिग्रेड होगी या फिर आउट टू डेट हो जाएगी या फिर वो ऑब्सलीट हो जाएगी, तो आपका प्रोडक्शन जो है या फिर जो आपका आउटपुट है वो फॉल होने लग जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप यहाँ पर रहता है। और हम ये भी मान के चलते हैं कि जो भी एंटरप्रेन्योर है वो एफिशिएंट मेथड्स ही यूज कर रहा है, क्योंकि कोई भी रैशनल एंटरप्रेन्योर अपना लॉस नहीं करवाएगा इनएफिशिएंट मेथड्स यूज करके। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो भी मेथड्स यूज कर रहा है वो टेक्निकली एफिशिएंट है। नाउ जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की, तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन मिलेगी आपको, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। नाउ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन, सी सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है। स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मतलब क्या है कि मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई अगर 1 महीना है तो उसको आप शॉर्ट रन कहोगे, और 2 महीने हैं तो उसको आप लॉन्ग रन कहोगे, या फिर 1 साल है तो उसको आप शॉर्ट रन कहोगे, 1 साल से ज़्यादा है तो उसको आप लॉन्ग रन कहोगे। इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करता है कि भाई किसका कितना क्या चीज़ शॉर्ट रन है और क्या चीज़ लॉन्ग रन है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोई स्टील इंडस्ट्री है, तो उसके लिए अगर आप 5 साल का भी टाइम उसको दे दोगे, तो वो उसको शॉर्ट रन में ही कंसिडर करेगा। वो कहेगा भाई 5 साल, ये तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है। वेरएज अगर आप किसी फार्मर को 1 साल का भी टाइम दे दोगे, तो उसके लिए वो भी एक लॉन्गर पीरियड हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि भाई वो शॉर्ट रन में होगा या फिर लॉन्ग रन में होगा। तो शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जहाँ पर आप अपना आउटपुट चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग वेरिएबल फैक्टर्स ओनली। नाउ अब ये वेरिएबल फैक्टर्स क्या होता है और फिक्स्ड फैक्टर्स क्या होते हैं? तो सी वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज होता रहेगा ना या डिक्रीज होता रहेगा, तो आपके जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उसमें भी चेंज आता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि सपोज 230 यूनिट्स थे, ठीक है, 230 यूनिट्स थे किसी भी चीज़ के। इन्हें बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लग रहा था, रॉ मटेरियल यहाँ पे आर एम से डिनोट कर लेते हैं इसको, ठीक है, यस। तो 230 यूनिट्स बनाने के लिए आपको जो रॉ मटेरियल लग रहा था वो लग रहा था सपोज 20 यूनिट्स किसी भी चीज़ का, या 23 यूनिट्स मान लो। ओके, 23 यूनिट्स। अब अगर आप चाहते हो, मतलब 23 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल 230 यूनिट्स ऑफ आउटपुट जनरेट कर रहा है, तो अगर मैं इस रॉ मटेरियल को बढ़ा दूं, मैं इसको 25 कर दूं, तो अब आपका जो आउटपुट जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा? 250, राइट। तो हमने क्या किया कि थोड़ा सा जो रॉ मटेरियल था वो इंक्रीज कर दिया, बाकी जो फिक्स्ड फैक्टर था, अब यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर क्या हो सकता है? यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर लैंड हो सकता है कि मतलब जिस जमीन पे आप काम कर रहे थे वो तो आपकी फिक्स ही रहेगी, उसको आप नहीं बढ़ा रहे, वो इतनी थी वो इतनी ही रहेगी, पर आपने अपना रॉ मटेरियल इंक्रीज कर दिया। तो हम अगर शॉर्ट रन की बात करें, तो शॉर्ट रन में जो भी अगर अगर हम आउटपुट चेंज करना चाहते हैं, तो हमें फिक्स्ड जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्ट रन के अंदर जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स क्या कि जो जो चीज़ें
आप आउटपुट जनरेट करने के लिए यूज कर रहे हो। तो वो जो फैक्टर्स हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड फैक्टर। और यहाँ पर जो आपका प्राइस आप डिटरमिन करते हो वो कैसे करते हो, यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है आपका, उसमें डिमांड बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करती है, क्योंकि सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते हो एकदम से। मतलब थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो आप कर दोगे। जैसे मान लो कि आप 230 यूनिट्स अभी प्रोड्यूस कर पा रहे थे, आपका जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी थी 250 यूनिट्स, पर आप 230 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो आपको ऑर्डर आया 240 यूनिट्स का। तो आप दे सकते हो क्योंकि आपके प्लांट की कैपेसिटी है कुछ, और उसी के अंडर अभी आपके पास ऑर्डर आया है, तो आप 10 यूनिट्स बढ़ा के दे सकते हो, अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हो। पर अगर आपको 230 की जगह कोई बोले कि हमें 2000 यूनिट्स चाहिए, ठीक है, 2000, तो क्या आप उसको 2000 यूनिट्स दे पाओगे? मान लो आप रॉ मटेरियल लेके भी आ जाओगे 2000 यूनिट्स का, बट आपका जो प्लांट था उसकी तो कैपेसिटी 250 की थी ना, मतलब वो तो इतना ही प्रोड्यूस कर सकता है, या जो आप मशीनरी यूज कर रहे थे वो सिर्फ 250 ही बना सकती है। इन दैट केस आप एकदम से अपनी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, आपको टाइम लगेगा। मतलब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी पर वो बाद में होगी, लॉन्ग रन में हो सकती है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर डिमांड एक्टिव रोल प्ले करती है और जो सप्लाई है वो पैसिव रहती है। इसके बाद अगर हम लॉन्ग रन देखें, तो लॉन्ग रन में ऐसा फिक्स्ड और वेरिएबल का कोई चक्कर नहीं होता। लॉन्ग रन के अंदर आपके सारे ही जो फैक्टर्स होते हैं वो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। कैसे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं? क्योंकि आप सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोर्ड का स्टूडेंट है, अब उनके एग्जाम्स हैं मई में, ठीक है, कोई बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था जिसके मतलब 33 40 इतने मार्क्स आते थे। अब आप उससे कहो कि भाई 2 महीने के अंदर तेरे को 100 स्कोर करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही एवरेज स्टूडेंट है, पढ़ाई पहले की नहीं थी, और अब एकदम से उसको बोल दो कि भाई 100 आउट ऑफ 100 लाना है, वो नहीं ला सकता। पर अगर आप उसको टाइम दो तो हो सकता है कि बेशक बोर्ड में उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हो, पर आगे चल के वो कोई आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर बन सके। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के साथ हो जाता है। काफ़ी मैंने वीडियोस देखे, उसमें वो कहते हैं कि भाई हमारे 10th और 12th में हम बिल्कुल नालायक थे, हमें कुछ भी नहीं आता था, और आज हम इस पोजीशन पे हैं, तो हमने हार्ड वर्क किया है, ये किया है, वो किया है। तो ये क्या है, लॉन्ग रन में वो कर पाएंगे, शॉर्ट रन में उनके लिए भी करना बहुत डिफिकल्ट था। अगर वो कर पाते तो फिर 10th में टॉप कर जाते, राइट। तो लॉन्ग रन क्या होता है कि जितने भी फैक्टर्स हैं आपके, वो सारे के सारे वेरिएबल हैं, और आप अपना आउटपुट चेंज कर सकते हो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करके। और यहाँ पर डिमांड और सप्लाई इक्वली रोल प्ले करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में, क्योंकि दोनों ही चीज पढ़ सकती है। अगर आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है आपके प्रोडक्ट की, तो आप अपनी सप्लाई भी इंक्रीज कर सकते हो। नाउ वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि शॉर्ट रन के अंदर आप चेंज कर सकते हो, वो होते हैं आपके पास वेरिएबल फैक्टर्स, और ये डायरेक्टली वेरी करते हैं विथ द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज रॉ मटेरियल का मैंने एग्जांपल लिया था, ओके, तो पहले आप 23 यूनिट्स यूज कर रहे थे, राइट, तो आपका जो आउटपुट था वो कितना था, 230। उसके बाद आपने 25 यूनिट्स यूज की, तो आपका आउटपुट क्या हो गया था, 250, राइट। तो हमने क्या किया, मतलब कि दो, ये जो आपका रॉ मटेरियल था ये डायरेक्टली वेरी किया। जब रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ तो आउटपुट भी इंक्रीज हुआ, हुआ ना, यस, ओके। तो ये है कि वो डायरेक्टली वेरी करता है, मतलब कि अगर आप आउटपुट को बढ़ा रहे हो तो आपको अपना रॉ मटेरियल भी इंक्रीज करना पड़ेगा। रॉ मटेरियल यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, आपके वेरिएबल फैक्टर्स को। और अगर जीरो आउटपुट है तो आपको कुछ भी वेरिएबल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड 19 का पीरियड था, जो ये 6 महीने लॉकडाउन रहा था, उस वक्त कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था चीज़ों का। तो जो भी कैजुअल लेबर्स थे, कैजुअल लेबर मतलब जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो अपने पर डे के हिसाब से आते हैं और वेजेस लेते हैं, तो जब कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो उनको वेजेस क्यों दोगे आप, या फिर उनको क्यों आप हायर करोगे?
तो वहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं थी, लोगों को रॉ मटेरियल की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में रखा है वो एज़ इट इज़ रखा है, पर बाहर से तो वो कुछ नहीं मँगा रहे ना, क्योंकि कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। तो वेरिएबल फैक्टर्स, अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो वहाँ पे आपको कोई भी वेरिएबल फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्हेयर एज़ अगर हम बात करें फिक्स्ड फैक्टर्स की, तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि आप शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड, अगर आपसे कोई कहे कि अभी आपके पास जो लैंड है वो 100 एकर्स है और उसका जो कैपेसिटी है वो है 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, और आपसे कोई कहे नहीं मेरे को तो चाहिए 10,000 यूनिट्स, आप ऐसा करो अपना लैंड की 10,000 एकर्स लैंड परचेज कर लो, तो आप शॉर्ट रन में वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होगा। और ये चीज़ आपको जो लेवल ऑफ आउटपुट है उससे इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कि अगर ज़ीरो भी लेवल ऑफ आउटपुट है ना तब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे फिर से कोविड-19 का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जब लॉकडाउन था उस वक़्त भी लोगों की जो फैक्ट्रीज़ थी वो वहीं पे थी ना, जहाँ पे वो थी, जो उनके परमानेंट वर्कर्स थे, उनकी सैलरी भी जा रही थी, वो भी एक टाइप का फिक्स्ड फैक्टर हो गया, राइट? लोगों को हायर नहीं किया जा रहा था, पर जो वहाँ पे फिक्स्ड थे, वो तो थे ना, सबको निकाल तो नहीं दिया था। ना ही ऐसा किया था कि हाँ जी भाई जो उनकी इंडस्ट्री थी उसको बेच दिया, जो लैंड था उसको बेच दिया, मशीनरी को बेच दिया। तो ज़ीरो आउटपुट था उस वक़्त के टाइम पर फिर भी आपको फिक्स्ड फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी। नाउ प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप का होता है। सबसे पहले आता है हमारे पास शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल प्रोपोर्शन टाइप। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कि आप अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हो बाय चेंजिंग ओनली वन इनपुट। ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्ट रन के अंदर आप सिर्फ अपना एक ही इनपुट चेंज कर सकते हो और बाकी जो भी इनपुट्स होंगे आपके उनको आपको फिक्स रखना पड़ेगा या फिर अनचेंज्ड रखना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे इनपुट्स यूज़ करते हो आप, लेबर, लैंड, कैपिटल, तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक इनपुट को चेंज करना है। मान लो आपने अपना लेबर जो था वो चेंज कर दिया, ठीक है? तो शॉर्ट रन के अंदर आप सिर्फ एक चीज़ को चेंज कर सकते हो, और क्योंकि आप सिर्फ एक ही फैक्टर को चेंज कर रहे हो तो इसकी वजह से ना जो रेशियो है डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स का वो चेंज होने लग जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड था, वो एक फिक्स फैक्टर है, और यहाँ पे मान लो रॉ मटेरियल, ठीक है? तो मान लो पहले आप लैंड जो था वो 1 यूनिट था, और रॉ मटेरियल क्या था, पहले आप 1 यूनिट यूज़ कर रहे थे, फिर आपने 2 यूनिट स्टार्ट किया, फिर आपने 3 यूनिट स्टार्ट किया, फिर आपने 4 यूनिट स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जो रेशियो था बिटवीन दीज टू इनपुट्स वो था 1:1, अब वो कितना हो गया 1:2, फिर हो गया वो 1:3, फिर हो गया वो 1:4। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट पे अब जो आपका रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज होता रह रहा है, तो आपका जो रेशियो है वो भी चेंज होता चला जाएगा। ऐसे ही, क्योंकि हम सिर्फ एक ही जो आपका इनपुट है उसको ही चेंज कर रहे हैं। जो ये रिलेशनशिप है ये एक्सप्लेन किया जाता है बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, इसके बाद जो आता है हमारे पास वो आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ पे क्या है कि आप सारी चीज़ें चेंज करोगे। जैसे वहाँ पे हमने सिर्फ रॉ मटेरियल चेंज किया था ना, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक को चेंज करो, आप सबको साइमल्टेनियसली कर सकते हो इंक्रीज। आप लैंड भी इंक्रीज कर सकते हो, मशीनरी भी इंक्रीज कर सकते हो, लेबर भी इंक्रीज कर सकते हो, सब आप सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर सकते हो। क्योंकि सपोज जैसे आपने कोई मशीनरी, एक आप मशीनरी लेके आ गए, तो अब आपको जो आपके वर्कर्स हैं वो भी इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए आपको कुछ कोई चाहिए। फिर आप रॉ मटेरियल भी अपना इंक्रीज करोगे, क्योंकि नई मशीनरी आई है तो अब और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि जितने भी इनपुट्स हैं वो साइमल्टेनियसली इंक्रीज होंगे सेम प्रोपोर्शन के अंदर, और इस वजह से क्योंकि वो सारे के सारे सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं, जो रेशियो रहता है डिफरेंट डिफरेंट इनपुट्स का वो भी सेम रहता है। जैसे पिछले बार में हम 1:1, 1:2, 1:3 कर रहे थे, इस तरीके से नहीं होगा। सारी चीज़ों का जो रेशियो है वो चेंज होगा, तो एट द एंड ऑफ द डे वो सेम ही रहेगा रेशियो आपका। और इसको, ये वाला जो रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ओके,
नाउ हम बात करें अगर प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होता है, जो भी इनपुट यूज करके जो भी चीज हमने प्रोड्यूस किया उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, या फिर आउटपुट, जितने भी गुड्स हमारे प्रोड्यूस हुए हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री। तो फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है, इंडस्ट्री जैसे मान लो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ये क्या हो जाएगी, इंडस्ट्रीज। ठीक है, और उसमें फर्म्स क्या हो जाएंगी, जैसे सपोज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो उसके अंदर ह्यूंडई है, एक होंडा है, एक मारुति है, एक सुजुकी है। तो ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर जो फर्म्स हैं वो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा सा एक डिफरेंस है। नाउ जो आपका प्रोडक्ट होता है उसको आप तीन तरीके से देख सकते हो। एक होता है आपके पास टोटल प्रोडक्ट, कि भाई जितना आपने टोटल प्रोड्यूस किया है। फिर होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, कि एक आपने कुछ इनपुट चेंज किया तो उसकी वजह से कितना एडिशनल आउटपुट आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो, वो आपको होगा मार्जिनल प्रोडक्ट। और एवरेज प्रोडक्ट मतलब कि टोटल आउटपुट, एक यूनिट ऑफ इनपुट कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, वो क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इसके दूसरे नाम है। तो टोटल प्रोडक्ट को आप टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहते हो, टोटल रिटर्न भी कहते हो, टोटल आउटपुट भी कहते हो। ऐसे ही मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, मार्जिनल रिटर्न हो सकता है, मार्जिनल आउटपुट हो सकता है, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, और एवरेज रिटर्न या फिर एवरेज आउटपुट भी आप इसको कह सकते हो। नाउ आ गया है बहुत 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 इम्पोर्टेंट पार्ट। नाउ ये क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन जो हैं आपके वो बन पाते हैं। तो यहाँ पे एक इन्होंने एग्जांपल ले रखा है जिसमें कि आपका फिक्स्ड फैक्टर क्या है, लैंड, उसी, और यहाँ पे रेशियो देख लो 1:1, 1:2, जो अभी चीज समझाई थी। और वेरिएबल फैक्टर है यहाँ पे लेबर। तो जैसे आपका लेबर एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप चेंज करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, वैसे ही आपका जो टोटल प्रोडक्ट है वो भी चेंज होता रहेगा, वो भी इंक्रीज होता रहेगा। पर क्या हमेशा ही इंक्रीज होता रहेगा, मतलब इसको समझने से पहले आप एक एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कोई क्लास थी, ठीक है, उसमें 50 स्टूडेंट्स थे। तो पहले एक टीचर पढ़ा रही थी, ओके। फिर स्कूल वालों ने कहा नहीं, हमें अपना रिजल्ट अच्छा चाहिए, तो एक टीचर 50 स्टूडेंट्स, रेशियो अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को संभालना पड़ रहा है एक टीचर को, हम अपना जो टीचर्स है और टीचर्स को हम यहाँ पर रिक्रूट कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि सपोज 5 टीचर्स लेके आ गए, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि एक एक टीचर के पास 10-10 बच्चे आ गए, ठीक है। अब स्कूल वालों ने कहा नहीं, अभी भी अच्छा नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि और रिक्रूटमेंट करते हैं, हम 10 टीचर्स को लेके आ जाते हैं। फिर ये 10 टीचर्स को लेके आ गए। अब एक एक टीचर के पास कितने कितने बच्चे आ गए, 5-5 बच्चे आ गए। फिर इन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा करते हैं एक बच्चे के लिए एक टीचर को लाते हैं। तो इन्होंने 50 टीचर्स को लेके आ गई है। ओके, यहाँ पे देखते रहो, जैसे वो टीचर है ना, तो मैं यहाँ पे आपको एक वेरिएबल फैक्टर बता रही हूँ। टीचर आप रिक्रूट करते जा रहे हो, ये वेरिएबल फैक्टर था। और ये जो स्टूडेंट्स थे आपके, ये तो 50 ही रहेंगे, ये तो आप चेंज नहीं कर सकते। पर ये चेंज करना, टीचर नंबर ऑफ टीचर्स चेंज करना आपके हाथ में था, तो आपने वो चेंज कर दिया। नाउ 50 टीचर्स मतलब कि एक स्टूडेंट एक टीचर। अब स्कूल वालों ने कहा नहीं, हम लाएंगे 60 टीचर्स। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम लाएंगे 70 टीचर्स। तो सी 50 तक तो बात ठीक थी, क्योंकि भाई एक एक बच्चे पे एक एक टीचर आ रही थी। पर जैसे ही वो 60 हो गए, तो या फिर 70 हो गए, तो अब ये जो एक्स्ट्रा टीचर्स, ये जो एक्स्ट्रा 20 टीचर्स हैं, ये कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे आपको, मतलब इनकी एबिलिटी को एनहांस करने में, ये जो बच्चे थे इनकी एबिलिटी को एनहांस करने में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इनको सैलरी पे करते जा रहे हो, इनका कोई काम नहीं है सच। तो ऐसे ही हम बात करते हैं जब वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो ये क्या कहता है कि एक टाइम तक आप अगर अपने जो वेरिएबल इनपुट है उसको चेंज कर रहे हो, तो एक टाइम तक तो आपको बेनिफिट होगा, वो आपका आउटपुट इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। पर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब वो बिल्कुल भी आउटपुट इंक्रीज नहीं करेगा, और फिर एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि आपका जो आउटपुट है वो माइनस में होता चला जाएगा। माइनस आउटपुट मतलब कि क्या, कि अब आपका आउटपुट तो कुछ नहीं आ रहा है, पर आप अपनी जेब में से पैसे खर्च कर रहे हो जीरो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने टीपी था जैसे 1
लेबर थी तो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, 2 लेबर थी तो 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी, 3 लेबर थी तो 45, ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपका था। तो एमपी क्या होता है, टीपी, जो आपका टीपी एन है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, मतलब कि आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दो। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ यहाँ पे, 10 हुआ, फिर 20 हुआ, तो सी 10 यूनिट्स का चेंज आ रहा है अभी भी। ठीक है, मतलब कि आपने अगर लेबर इंक्रीज की है, 2 यूनिट्स ऑफ लेबर इंक्रीज किया, तो आपका 10 यूनिट्स इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या हुआ, आपने 3 लेबर्स लगाई, तो आपका जो आउटपुट था वो 45 हो गया। परंतु पहले जहां 10 यूनिट्स इंक्रीज हुई थी, अब सिर्फ 5 यूनिट्स इंक्रीज हुई हैं। ओके, उसके बाद आपने 4 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज किए तो 52 आया आपके पास। पर अब और भी ज्यादा कम, अब कितना हुआ, इंक्रीज तो हुआ पर और भी ज्यादा कम रेट पे, तो अब सिर्फ 8 यूनिट्स। उसके बाद 5 लेबर आप लाए, तो अब यहाँ पर जीरो, कि मतलब कोई चेंज ही नहीं आया यहाँ पे। उसके बाद तो एक टाइम ऐसा आया कि अब लेबर कुछ फायदा ही नहीं कर रही, मतलब 6 यूनिट्स ऑफ लेबर जैसे ही आप लाए, तो ये जो आपका आउटपुट था या जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट था वो -4 हो गया, कि मतलब आप अपनी सिर्फ जेब से पैसा उसको दे रहे हो, वो कुछ आउटपुट हेल्प ऐड करने में आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो ये जो फर्स्ट फेज है, जहाँ पर कि आपका टीपी राइज करता है या टीपी इंक्रीज होता है एक इंक्रीजिंग रेट पे, उसको हम कहते हैं फेज वन, और इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, ये वाला फेज। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, और ये वाला जो फेज है आपके पास, ये है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ओके, ये वाला पार्ट देखो, तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो एमपी है वो भी इंक्रीज हो रहा है, सी ये इंक्रीज हो रहा है, और जो टीपी है वो भी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजिंग रेट पे। नाउ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर कि आपका जो टीपी कर्व है उसका कर्वेचर जो है अब वो बदलने लग जाएगा, या फिर आपका जो एमपी है वो मैक्सिमम होगा। ओके, तो ये आपका मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर आपका जो फेज वन है वो एंड हो जाएगा। अब आता है फेज टू, जहाँ पे टीपी इंक्रीज हो रहा है, पर अब वो डिक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होगा। मतलब कि क्या कहने का मतलब हुआ इसका, कि जैसे पहले वो 40 हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ, चेंज आया 40 का, फिर चेंज आया 52 का, ओके, फिर चेंज आया 60 का। तो इससे क्या है कि जब आपने लेबर इंक्रीज की तो पहले आपका जो चेंज आ रहा था वो 12 यूनिट्स का आ रहा था, पर फिर जब आपने दोबारा से चेंज किया तो वो सिर्फ 8 यूनिट्स का ही चेंज आया। तो टीपी इंक्रीज तो हुआ पर एक डिक्रीजिंग रेट पे, और यहाँ पे जो आपका एमपी है वो फॉल होने लग जाता है, और फॉल होते होते वो जीरो पे पहुंच जाएगा। जैसे ही वो जीरो पे पहुंचेगा, आपका फेज टू जो है वो ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका टीपी होगा वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद आता है बहुत ही बुरा फेज, जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिटर्न्स। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये थर्ड फेज, जहाँ पे कि टीपी भी गिर रहा है, ओके, और एमपी तो बेचारा अब नेगेटिव हो चुका है। एमपी नेगेटिव हो गया का क्या मतलब है, कि जो भी एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट आप लगा रहे हो वो आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है। ओके, नाउ एक जो रैशनल प्रोड्यूसर है उसको कौन से फेज में काम करना चाहिए, उसको फेज कौन से फेज में काम करना चाहिए, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, उसको फेज टू में काम करना चाहिए। क्यों फेज टू में काम करना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाले में हम ये मानते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो आपका फिक्स्ड रिसोर्स था वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ठीक है, और थर्ड वाले फेज में हम मान के चलते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर था, जो जो भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर था वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है। ओके, और ये जो सेकंड वाला फैक्टर है ये ऐसा है जहां पर कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उसको आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी रैशनल प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा फेज टू में ऑपरेट
ऑपरेट करेगा और फेज 1 और फेज 3 में वो ऑपरेट नहीं करेगा। नाउ अगर हम बात करें जो इसमें से क्वेश्चन बनता है, एक तो डायरेक्ट यही वाला क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वाला फेज जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है या फिर कोई रैशनल प्रोड्यूसर कौन से फेज में काम करना चाहेगा और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। जैसे फेज 1 है तो उसमें टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी भी इंक्रीज कर रहा है। फिर फेज 2 है, कौन से फेज के अंदर टीपी इंक्रीज करता है पर डिक्रीजिंग रेट पे करता है, या फिर कौन से फेज में एमपी जो है वो जीरो होता है। इस टाइप के आपके छोटे मोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका वो बनता है आपका रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में क्या है यहाँ पे कि जो एपी है, पहले तो एपी का हमने अभी पढ़ाई नहीं है ना, तो एपी ये रहा एपी कर्व। तो एपी कर्व को ना आप एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मान लो। ओके, और जिस भी पॉइंट पे आपका एपी और टीपी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे जो आपका सेकंड फेज है वो खत्म होने लग जाएगा। सेकंड फेज खत्म हुआ इसका मतलब अब क्या है कि आपका अब जो एपी है वो फॉल करने लग जाएगा। ओके, अब एपी जो है वो आपका फॉल करने लग जाएगा। तो सी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एपी एट एनी पॉइंट ऑन टीपी कर्व इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑन टीपी कर्व। द वैल्यू ऑफ स्लोप राइजेस अप टू पॉइंट ए, जहाँ तक मैंने बताया था कि जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसके बाद डिक्लाइन होने लग जाएगी। जो स्लोप है आपकी उसकी जो वैल्यू है अब वो डिक्लाइन होने लग जाएगी जैसे ही आपका टीपी कर्व और ये जो एपी की स्ट्रेट लाइन थी वो इंटरसेक्ट करेंगे। एपी कर्व क्या होता है, इनिशियली वो राइज करता है, अपने मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। जब तक टीपी पॉजिटिव है तब तक एपी भी पॉजिटिव रहेगा। और एपी क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व है। अगर आपको देखना है ये कर्व तो ये रहा। तो ये क्या है, एपी कर्व, ये क्या है, एक इन्वर्टेड यू शेप कर्व है आपका। और एपी आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, जो भी आपका टोटल आउटपुट है, सपोज टोटल आउटपुट 230 था, ठीक है, और इसको बनाने के लिए आपने कितनी लेबर यूज की, 23। तो जो आपका यहाँ पे एपी निकल के आया है वो आया आपका 10 यूनिट्स। ओके, मतलब आपने क्या किया, सिंपली टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट। तो यहाँ पे 23 लेबर यूज की थी तो हमारा जो एपी है वो 10 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेबर जो है आपका वो 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, यस। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। तो एपी एंड एमपी क्या है कि पहले तो दोनों ये जो कर्व्स हैं वो राइज करेंगे, पर एमपी जो है वो फास्टर रेट पे राइज करेगा और एपी जो है वो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू एमपी वो लोअर रेट पे करेगा। नाउ ये आप कैसे पता लगाओगे, तो सी मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप टीपी फाइंड आउट कर सकते हो। टीपी तो आपको दे रखा है, एपी कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, राइटिंग बेकार आएगी, आई एम सॉरी, कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एपी क्या हो जाएगा, 10, 10 डिवाइडेड बाय 1, फिर 30 डिवाइडेड बाय 2, 15, फिर 45 डिवाइडेड बाय 2, नहीं सॉरी 3, फिर से आ जाएगा 15, फिर 42, नहीं सॉरी 52, 52, तो ये कितना हो जाएगा 12.5, हाँ 12.5, फिर 52 डिवाइडेड बाय 5, 10.5। यस, और ये सॉरी ये 52 था ना, ये 12.5 नहीं है, ये 13 है, आई एम सॉरी, ज़्यादा स्मार्ट बनते हैं हम। फिर तो ये हो जाएगा आपके पास 13। ओके, और ये हो जाएगा आपके पास 8। तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जो वेरिएबल फैक्टर था उससे टीपी को डिवाइड कर दिया। तो सी एपी में कितना चेंज आया, सिर्फ 5 यूनिट्स का, और एमपी में कितना चेंज आया, 10 यूनिट्स का। तो इसको मैं आपको बता रही थी कि जो चेंज आएगा एपी में और एमपी में, तो एमपी जो है वो एक फास्टर रेट पे चेंज होगा या इंक्रीज होगा, और एपी जो है वो एज कम्पेयर टू एमपी वो थोड़ा सा कम रेट पे चेंज होगा।
ओके। और जब तक आपके जो एपी और एमपी कब तब तक राइज करेंगे जब तक कि आपके जो फिक्स्ड फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज्ड है। तो वो अंडर यूटिलाइज्ड कब तक रहता है? फेज वन तक। तो ये फेज वन तक तो दोनों के दोनों राइज ही करेंगे, उसके बाद फिर ये दोनों फॉल करने लग जाएंगे। ठीक है। और जब फॉल भी होता है तो फॉल भी ऐसे ही होता है कि एपी ज्यादा रेट पे फॉल होता है, और सॉरी एपी नहीं, एमपी फास्टर रेट पे फॉल होता है, और एपी कम एज कम्पेयर टू एमपी कम रेट पे फॉल होता है। तो जैसे ही एपी और एमपी फॉल होने लग जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो फैक्टर्स हैं वो फुली यूटिलाइज होने लग गए हैं। जहां पर आपका एपी कर्व ना राइज हो रहा है ना फॉल हो रहा है, वो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि आपका एमपी इज इक्वल टू एपी हो जाता है। ओके। तो इन्होंने एक रेंज बोली है कि सी डैश और ए डैश एक ऐसा रेंज है जहाँ पे कि एमपी कर्व तो फॉल हो रहा है पर एपी कर्व जो है फिर भी राइज हो रहा है। तो जब हम देखते हैं कि भाई कौन सा वाला पार्ट है ये हमारे कर्व के ऊपर, तो सी वो कौन सा पार्ट है, वो ये सेकंड फेज वाला पार्ट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो आपका एपी है ये तो राइज हो रहा है, सी ये राइज हो रहा है, पर एमपी जो है ये अभी भी आपका फॉल हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर लगा रहे हो वो बेनिफिट तो दे रही है आपको, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन कर रही है, पर अब पहले की तरह नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके जो रिसोर्सेज हैं उनको आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हो। वरना अगर बाकी फेजेस में देखोगे तो एमपी राइज हुआ, एपी राइज हुआ, एमपी फॉल हो रहा है यहाँ पे, तो एपी भी जो है वो आपका फॉल हो रहा है। ये वाला एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कि एमपी तो फॉल हो रहा है और एपी राइज हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने आपको फॉर्मूलेस दे रखे हैं कि टीपी क्या हो सकता है, एपी इंटू एल। ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है एज सच। एक बार आई गेस 2019 में क्वेश्चन आ गया था, वो टीपी से रिलेटेड नहीं था, वो टीसी से रिलेटेड था, बट फॉर्मूले सबके सेम ही होते हैं। ठीक है। तो ये वाला देख लो कि जब स्लोप ऑफ एपी कर्व जीरो के इक्वल होती है तो एमपी जो होता है वो एपी के इक्वल होता है। जब स्लोप ऑफ एपी कर्व ग्रेटर देन जीरो होती है तो एमपी भी आपका एपी से ग्रेटर होता है। और जब स्लोप ऑफ एपी आपकी जीरो से लेस होती है तो एमपी भी लेस होता है एपी कर्व से। ओके। तो ये वाला आई गेस आया था फॉर्मूला 2019 में, पर ये एमपी से रिलेटेड में नहीं आया था, ये आया था आपके पास कुछ टीसी या फिर टीआर से रिलेटेड में। तो फॉर्मूले सबके ये टीपी वाले टोटल प्रोडक्ट, टोटल मार्जिनल और एवरेज वाले सेम ही रहते हैं। तो यस, यहाँ पर ख़त्म होता है आपका आज का पार्ट वन। इसके जो बाद वाली चीज़ें हैं जैसे कि आपका आइसो क्वांट हो गया, कॉब डॉगलस फंक्शन हो गया, और रिटर्न्स टू स्केल हो गया, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप कि जितना हमने किया है वो आपको समझ में आ गया होगा, एंड कोशिश मैंने पूरी की है। फिर भी अगर नहीं आया हो तो फिर से वीडियो देख लेना, पर ये इम्पोर्टेंट था इसलिए इतना टाइम लेके समझाया। So, yes, thank you and keep preparing. All the best.